सारे विटनेस हैं यहाँ पे को, सारे विटनेस हैं। और रजनीश गिरोला यहाँ पे को कोर्ट के जज से ऊपर बड़ा बना हुआ है। रजनीश गिरोला इससे ऊपर है कोर्ट के जज से, इतनी पावर है रजनीश गिरोला की यहाँ पे को। कहाँ है, कहाँ है रजनीश गिरोला, कहाँ है? करो अभी, डिसमिस करो। क्या करना है, चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? लाओ सीओ को खड़ा तो करो, शकल तो दिखाएं, हम शकल तो दिखाएं कि सीओ कौन है, कैसा है, शकल दिखाएं जरा उस सीओ की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक वीडियो आया है, कल रात को मेरे पास किसी ने भेजा कि एक जवान जो कि गुस्से में फेसबुक लाइव बनाते हुए सीओ साहब के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां जोर जोर से चिल्लाता है, हंगामा करता है कि सीओ बाहर निकल। उसमें पूरा वहां अर्जुनेंट साहब, एसए साहब और बहुत सारे जवान इकट्ठे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो पूरा देखें और ये घटना क्यों हुई, इसका सही तरीका क्या था, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखें। परेशान नहीं करना मुझे, बहुत 1 साल से मैं सताया जा रहा हूँ। सब दिखाऊंगा तुम्हारा लाइव, 1 साल से बोल रहा हूँ, तुम कोई जाने नहीं दे रही, नजदीक नहीं, पीछे 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 पीछे। अरे पता है मुझे, पता है तू क्या है, मुझे पता है, पता है मुझे तू क्या है, मैं सब जानता हूँ, ठीक है। और ना ही मैं चाह रहा कि तेरा सर फटे, तू जवान है, मैं नहीं चाहता ये चीज, मैं भी नहीं चाहता। हाँ, वैसे तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। 1 साल से मुझे परेशान कर रहा है सीओ, ये सारे खड़े, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, 1 साल से परेशान कर रहा है मुझे। पलटन को चला रहे हैं ये सारे, एक से बढ़ के एक। ये अर्जुन साहब ये धमकी दे रहे थे थोड़ी दिन पहले, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा। देखो देखो, गौर से देखो इनको। मुझसे बोल रहे हैं कि भैया ये टैग लगा के क्यों आ रहा है यहाँ पे को, तलवारें लगा के क्यों आ रहा है, और तुम यहाँ पे को क्या लगा के खड़े हो, तलवारें, डेपुटेशन खा रहे हो, तलवारें लगा रहे हो, और हमें बोल रहे हो कि तू ये सब नहीं करेगा। इतनी जाति तुम्हारी, इतनी पावर है तुम्हारी, हैं? शेयर करो जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, बहुत देख रहे हैं, 2000 से ऊपर। ये वीडियो का आपने पहला फेस देख लिया होगा, जिसमें किस प्रकार एक जवान गुस्से में सीओ ऑफिस में पहुंचता है। हालांकि शुरुआत कहां से होती है वीडियो की, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में काट दी हैं, वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। जहां आपने इस वीडियो में देखा होगा कि बात जवान जो कह रहा है कि भाई मुझे 1 साल से सीओ साहब ने परेशान कर रखा है, डिस्चार्ज की भी बात है, इसके पीछे कुछ और भी मामला है। मैं पहले और आपको वीडियो दिखा देता हूं। हालांकि मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि इस घटना में जवान पूरा की पूरा जो सीओ साहब पर आरोप लगा रहा है, या जवान की जो स्थिति है उसमें किसकी गलती है, कहां इसमें क्या तरीका करना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले एक बार वीडियो देख लें, और ये जिस प्रकार की घटना तरीका है, मैं भी मानता हूं कि ये तरीका सही नहीं है। लेकिन अब जवान के सामने क्या परिस्थितियां रही हैं, वो क्यों इस तरह 1 साल के बाद आपा खोकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। और आपको ये बता दूं कि ऐसी घटना मेरे पास बहुत से जवानों का फोन आता है। बहुत से जवान मुझे कहते हैं कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं, हम क्या करें। और इस घटना में मतलब इस प्रकार की ये जो काम है, एक नहीं अनेकों जवानों के साथ हो रहा है। लेकिन जब मेरे पास कोई मेरे तक पहुंच जाता है तो मैं उसको बहुत ही सही और सामान्य तरीके से समझाकर मैंने ऐसी घटनाएं रोकी हैं जितना मेरे से हो सका है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि रविंद्र फौजी इस तरह का वीडियो बनाकर फौज को बदनाम करना, मेरा काम फौज को बदनाम करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि फौज का ये सिस्टम सुधरे, नहीं तो इस तरह की घटनाओं में
अगर जवान के पास कोई हथियार वगैरह होता या ये जो आपस में खींचातान होती है, पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना होती और आज के अखबारों में ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी होती। लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि आगे क्या हुआ वो पहले आप वीडियो देखो। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अंत में जवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें ना करके, एक बार मैं इसीलिए अपना हर वीडियो में नंबर क्यों देता हूं, क्योंकि इससे कोई भी कांड होता है तो एक बार आप मेरे से बात कर लो। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको हर तरह से जहां मेरे से मदद होगी मैं मदद भी करूंगा और आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आपकी नौकरी जाने का भी खतरा है। हो सकता है आपके पास हथियार होता तो किसी साथी की, अपने आप की या सीओ साहब की, मतलब किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाती, ये बहुत बड़ी घटना है। तो पहले आप वीडियो देखें। मैं फिर कहता हूं किसी के साथ भी इस तरह की घटना होती है, मैं हमेशा नंबर दे रहा हूं। मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सएप, कॉलिंग, सब कुछ मेरा इसी नंबर पर है। यहां तक कि मैं कई बार इसमें आज भी दे रहा हूं, ये फोन पे और पेटीएम भी देता हूं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में चाहे हमें वकीलों से सलाह लेना या इस तरह की घटनाओं में मेरा को खुद पहुंचना पड़े तो मैं जाता हूं कहीं भी, चाहे वो सिविल की हो चाहे अंदर की हो। हम कोशिश करते हैं जवान को बड़े बड़े वकीलों से या बहुत से इधर उधर से राय लेकर या खुद फोन करके, हम सीओ साहब से भी बात करके, ब्रिगेड कमांडर से, जहां तक हमारा होता है हम उन चीजों को कोशिश करते हैं हल करने की। और मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल के द्वारा बहुत से लोग तो कमेंट्स करते हैं, रविंद्र फौजी अपने हर वीडियो में नंबर दे देता है, फोन पे और पेटीएम देता है। तो फोन पे और पेटीएम, मैं भी एक सामान्य जवान से रिटायर्ड हूं और जवानों की इन समस्याओं के लिए, ठीक है, मेरे परिवार के लिए मैं भी पेंशन ले रहा हूं, वो मेरे परिवार का हक है और मैं उनको देता हूं। लेकिन जो इन घटनाओं के लिए मुझे कहीं जाना होता है, किसी वकील से सलाह लेना आता है, तो मेरा कोई वहां, मैं टाटा बिरला नहीं हूं कि मैं अपनी जेब से खर्च कर इतना कर दूं। और मुझे खुशी है कि मैंने बहुत से जवानों की जान बचाई है। बहुत से जवान जो इस तरह की घटनाओं से नौकरी छोड़ते हैं या उनको डिसमिस किया जाता है, उनको बचाया है, जो हमारे तक पहुंच जाते हैं। तो जिसके साथ भी इस तरह की कोई भी घटना होती है, वीडियो पूरा देखें। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे जरूर बताएं। मैं बहुत सी बार कॉल नहीं उठा पाता हूं, उसका कारण है कि हमारे पास भी वर्क बहुत ज्यादा है और मेरे पास मैंने कोई स्टाफ नहीं बैठा रखा है कि भाई फोन अलग उठाएगा, व्हाट्सएप अलग देखेगा। मैं अपनी जितनी मेहनत होती है, जितनी कोशिश होती है, मैं अकेला ही करता हूं। क्योंकि सबसे बड़ी वही होती है, तन मन धन की बात आती है। क्योंकि जब तक हमारे पास धन नहीं है तो हमारे पास कोई एक बड़ा ऑफिस खोलकर या 10 आदमी बैठा नहीं रखे कि हर चीज आदमी की कॉल अटेंड कर लें, हर आदमी की समस्या हल कर दें। लेकिन जितना मेरे लेवल से होता है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और खासकर तन मन धन जो आर्थिक सहायता करते हैं, जिनका नंबर मेरे पास सेव होता है, उस आदमी का मैं रात को 12 बजे भी अगर मैं फ्री हूं तो 12 बजे फोन उठाता हूं या मैं बैक कॉल करता हूं। तो आपको लगता है कि रविंद्र फौजी सही काम कर रहा है, तो ये फोन पे और पेटीएम मैंने इसीलिए दिया कि आप हर महीने या 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी लगता है 100, 200, 500 की आप मदद करो, ताकि इस चैनल को भी बड़ा कर सकें और ऐसे सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि मेरी लड़ाई खास कर रही है सहायक प्रथा के लिए, जो आज भी जवानों से बूट पॉलिश कराया जाता है। इस वीडियो को डालने का मेरा मकसद है, आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में कि सीओ साहब का ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है वो अलग है, ड्राइवर भी है इसमें, और एक बड्डी सीओ साहब का जो सीओ साहब के बच्चे को खिला रहा है सीओ साहब की गाड़ी में, ऑफिस में। अब ये बच्चे को खिलाना घरेलू वर्क में आता है, डोमेस्टिक वर्क में आता है, या सीओ साहब का काम है, ये भी आप तय करेंगे। बाकी हालांकि जो इस झगड़े की जड़ है, जिसमें सीओ साहब की गलतियां नहीं है, लेकिन वो बड्डी का रोल में सीओ साहब को मैं सरेआम बोलता हूं कि ये गलत है। कुछ पॉइंट और हैं इस झगड़े में जिसमें सीओ साहब क्या कर सकते थे, जवान को क्या करना चाहिए था, वो मैं आगे दिखाऊंगा। पहले एक बार आपको मैं आगे का वीडियो और दिखा देता हूं। और जिनको सही लगता है, ये चैनल, फिर कह रहा हूं कि ये आपका चैनल है, चैनल से जुड़ो और लोगों को भी जोड़ो। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, इस तरह के मसले हम खुद हल कर सकते हैं। लेकिन आप जुड़ोगे नहीं, सीधे खुद ही इस तरह की हरकतें करोगे, तो फिर जब घर आ जाओगे फिर कॉल करोगे कि सर अब इसका कोई इलाज है, तो फिर वो इलाज तो हमारे पास भी नहीं। जब बात दूर तक से निकल जाती है तो फिर इलाज कोर्ट ही है इसका। पहले वीडियो देखें। ये हमारे कमांडेंट साहब की गाड़ी है, ऐसी गाड़ी में बैठ के उसका दिमाग खराब हो रहा है।
एलसी गाड़ी में अभी देखो इन चीजों को अभी करने से रुकते हैं। ये कौन है? हैं? सीओ साहब जा रहा है कहीं? उधर बुला रहा है ऊपर बच्चे को लेके, पता नहीं वो बोला था बाहर बच्चा होगा, ऊपर बुला रहा है सीओ साहब के पास। दास बुला रहा है बच्चे को लेके ऊपर। सीओ के ऑफिस में बुला रहा है, पता नहीं बच्चा लेके ऊपर आने के लिए बोल रहा है। ये सीओ साहब का बच्चा बैठा हुआ है, जिसका सीओ साहब का जो बड्डी है मैंने उसके साथ में बच्चे को भेज दिया कि ताकि कोई बच्चे को इस चीज में कोई चीज चोट पटक वगैरह ना लगे। बच्चा भी यहाँ से जा चुका है और हम इसी गाड़ी में ऐसे करके हमें परेशान भी मेरे से करवा लेना। मैं बोल रहा हूँ जवानों से मेरी दुश्मनी नहीं, बीच में मत आना मेरे भाई है तू मेरा, बता रहा हूँ मैं। गाड़ी जो हो गया सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी सरकारी है। मत आना नजदीक यार, क्यों कर रहा भाई नहीं उलझते ऐसे आपस में ना, बीच में नहीं पड़ना, परेशान नहीं करना मुझे। और 1 साल से मैं सताया जा रहा हूँ, सब दिखाऊंगा तुम्हारा लाइव। 1 साल से बोल रहा हूँ मुझे डिस्चार्ज आना, मुझे पेंशन आना, तुम कोई जाने नहीं दे रही, नजदीक नहीं, पीछे पीछे। अरे पता है मुझे, पता है तू क्या है, मुझे पता है मुझे तू क्या है, मैं सब जानता हूँ, ठीक है। और ना ही मैं चाह रहा कि तेरा सर फटे, तू जवान है, मैं नहीं चाहता ये चीज, मैं भी नहीं चाहता। हाँ वैसे तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। 1 साल से मुझे परेशान कर रहा है ये सीओ, ये सारे खड़े, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। 1 साल से परेशान कर रहा है मुझे, मैं नौकरी नहीं करूंगा बोल चुका हूँ, पेंशन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। ये सारे विटनेस हैं यहाँ पे को, सारे विटनेस हैं। और रजनीश गिरोला यहाँ पे को कोर्ट के जज से ऊपर बड़ा बना हुआ है। रजनीश गिरोला इससे ऊपर है कोर्ट के जज से, इतनी पावर है रजनीश गिरोला की यहाँ पे को। कहाँ है रजनीश गिरोला, कहाँ है? करो अभी, डिसमिस करो, क्या करना है, चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? लाओ सीओ को खड़ा तो करो, शकल तो दिखाएं कि सीओ कौन है, कैसा है, शकल दिखाएं जरा उस सीओ की। तरीका मुझे मत सिखाओ, तरीका मैं 1 साल से देख रहा हूं तुम लोगों का तरीका देख रहा हूं मैं 1 साल से। ना मिले कुछ ना मिले, किसी को कुछ ना मिले। ये है ये कौन है? कंपनी कमांडर। कहाँ गए? ये मना कर रहे हैं, कंपनी में साइन नहीं मार रहे हैं। इतनी ज्यादा तुम्हारी ज्यादती हो रही है यहाँ पे। ये ऐसे साहब हैं, ये पलटन को चला रहे हैं ये सारे, एक से बढ़ के एक। ये एडजुटेंट साहब ये धमकी दे रहे थे थोड़ी दिन पहले, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा। देखो गौर से देखो इनको। मुझसे बोल रहे हैं कि भैया ये टैग लगा के क्यों आ रहा है यहाँ पे को, तलवारें लगा के क्यों आ रहा है, और तुम यहाँ पे को क्या लगा के खड़े हो? तलवारें, डेपुटेशन खा रहे हो, तलवारें लगा रहे हो, और हमें बोल रहे हो कि तू ये सब नहीं करेगा। इतनी जाति तुम्हारी, इतनी पावर है तुम्हारी, हैं? शेयर करो जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, बहुत देख रहे हैं, 2000 से ऊपर लोग भी हो रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं। इसको शेयर करना, और कहीं भी हमें तो भैया नौकरी नहीं करनी, हमें जो करना है हमारा कर सकते हो, जैसा जिसने जो करना है।
डंडे, जिसने मेरे ऊपर डंडे चलाए मैंने किसी के नहीं चलाए। जो मेरे ऊपर डंडे चलाएगा ये मत सोचना कि मैं कभी यहां पर को रहूंगा ही नहीं। जिसने डंडे चलाने, बस मुझे सीओ साहब को आगे में खड़ा कर दो यहाँ पे को, बस मैं उतने के लिए आया हूं। जिसने मारना है, जो करना है कर सकता है, आगे डंडे से कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस मैं यहाँ पे सीओ साहब को दिखाना चाहता हूँ कि सीओ साहब जैसे वो महान आत्मा है कौन, कि सारे देखें वो सीओ साहब जैसी महान आत्मा है कौन। ये डंडे मंगा रहे हैं एडजुटेंट साहब मेरे को मारने के लिए। क्यों दे दे, क्यों दे दे, क्यों दे दे। ये वीडियो आपने देख लिए होंगे। अब इस वीडियो का मेन कारण क्या रहा? हालांकि जवान का खुद का वीडियो भी है जिसमें जवान ने खुद भी बताया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जवान का फेस आइडेंटिफाई हो या इस वीडियो के जरिए सीओ साहब उस जवान को कुछ और पनिशमेंट दें, इसलिए मैं उसका फेस और उसकी आइडेंटिटी इसमें नहीं डाल रहा हूं। बाकी आप सबको पता चली गया होगा सीओ का नाम और यूनिट के बहुत से लोगों का चेहरा आपने देखा होगा। वो अपना आप सबको पता है कौन सी यूनिट का क्या काम है। बहुत से लोग कहते हैं ना यूनिट नहीं बताते हो, तो यूनिट बताना नहीं बताना तुम लोगों के लिए तो जीरो है। अगर तुम बता दो तो भी कुछ नहीं कर सकते। और नहीं बताने का कारण होता है कि यूनिट किसी अकेले सीओ की नहीं है या अकेले जवान की नहीं है। यूनिट को खड़ा करने के लिए खून पसीना हमारे जैसे जवानों ने, जेसीओ ने और अफसरों ने सब ने मिलकर यूनिट का नाम रोशन किया होता है। तो हम नहीं चाहते कि उस नाम को चाहे सीओ साहब खराब कर रहा हो चाहे जवान खराब कर रहा हो, इस तरह हम पब्लिकली कर दें, इसलिए मैं उनका नाम नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरी लड़ाई मेन सहायक प्रथा की है। आज भी सेना में जो अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं, कुत्ता घुमाना या घरेलू काम, मेरी मेन लड़ाई वही है और उसी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन ये लड़ाई किसकी थी? जवान की घरेलू लड़ाई। इनकी वाइफ का और इनका झगड़ा था, जिसमें जवान ने बताया भी है कि पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को सर्विस पूरी होगी, मेरे को डिस्चार्ज दे दो, मैं घर जाकर झगड़ा निपटूंगा। जवान का कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन उधर से वाइफ ने लगातार लेटर पर लेटर डालकर और जवान से वो अपना मेंटेनेंस मांग रही है, पैसा मांग रही है। तो ऐसे बहुत से केस मेरे पास भी आते हैं। बहुत से जवान करते हैं कि साहब मेरा सीओ ने मेरा पैसा काट लिया, मेरी फैमिली का। तो यहां मैं जवानों को भी कहना चाहता हूं कि यहां सीओ की गलती नहीं है। एक होता है हमारा सिविल कोर्ट। आपने अपनी वाइफ का झगड़ा हुआ, शादी हुई, सिविल कोर्ट में आपका केस चल रहा है, लेकिन वो 7 साल के लिए पेंडिंग रहता है। 7 साल पहले उनका तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, कोई डिसीजन नहीं आता। ऐसे केस में आपने अगर शादी कर ली, आपका अगर बच्चा भी है, तो वो केस चलते हुए 7 साल के लिए भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए सेना एक्ट 1915 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपने शादी कर ली और उसका पीटीओ हो गया तो भी ठीक है, या वाइफ आपकी शादी का कुछ एविडेंस दिखाती है, तो मजबूरन सीओ साहब को आर्मी एक्ट के तहत आपका पीटीओ भी करना पड़ेगा और आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा काटकर, अगर सिंगल है तो 12-12.5% के लगभग है, 10 से 12% के बीच में, और अगर बच्चे हैं तो उसका 22 से 24% बनता है। अगर बच्चों की एजुकेशन हायर है, यानी वो काउंसलिंग की एक टीम बैठती है और वो टीम निश्चित करती है कि कितना उसको देना है, वो दिया जाता है। और ये ज्यादातर केस अफसरों के साथ होते हैं। आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूट हमारे जैसे सामान्य परिवार में 100 में से ज्यादा 5 आते हैं, लेकिन अफसरों के जो केस है 100 में से 20-30% तक चले जाते हैं। और पहले आर्मी एक्ट के अनुसार अगर किसी वाइफ ने लेटर डाल दिया तो उसका एक बार कटना शुरू हो गया तो पेंशन जाने तक कटता ही रहता था। लेकिन खुद अफसरों के केस ज्यादा हुए तो इन्होंने अभी आर्मी एक्ट में, या कुछ ऐसे ही केस जैसे अभी हमारे जवान ने हंगामा कर दिया, ऐसे बहुत से केस, या किसी ने बहुत से केसों में जवान तंग आकर नौकरी छोड़ गया या दुनिया छोड़ गया, तो इन केसों में अब आर्मी एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है कि अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है और फिर भी आपकी वाइफ, क्योंकि पहले यूनिट में डालती है, सीओ साहब तक है, तो हो सकता है कई बार सीओ साहब उस चीज को अपने लेवल में हल कर टालता रहता है। लेकिन बात आज सब पढ़ी लिखी है या कोई ना कोई उनको सलाह दे देता है, या कई बार हमारे पास भी आते हैं इसी तरह के किस्से। जरूरी नहीं है कि कोई लेडीज ही गलत है, कई बार हमारे जवान भी गलत होते हैं कि उसने शादी कर ली, बेचारी गरीब परिवार से है, दहेज के लिए किसी के लिए हमारे जवान भी उसको छोड़ देते हैं, या जवान भी किसी और के चक्कर में रहता है, बोलता है मैं उसको रखूंगा नहीं। आरोप दोनों तरफ से लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति में
हमें भी सलाह देनी पड़ती है या कोई भी सलाह दे देता है, वो आवा के थ्रू या कहीं भी चलेगी, तो वो घूम कर जब ऊपर से सीओ साहब के पास आता है तो सीओ को वो करना ही पड़ता है, सीओ की गलती उसमें नहीं है। लेकिन बहुत से केस में ऐसा सिस्टम होता है कि औरत शादी भी कर लेती है, वो कहती है मैं इसके साथ भी नहीं रहूंगी, इसके घरवालों के साथ भी नहीं रहूंगी, मैं तो अलग कहीं सिटी में प्लाट लेकर रहूंगी, या मैं तो अलग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दूंगी, मुझे इतना चाहिए। तो ऐसे केस में सेक्शन 9 के तहत सीओ साहब के पास हक है कि वो काउंसलिंग के लिए दोनों को बुलाए, उनको साथ रखने के लिए कहे, एक कमेटी गठित करे, एक इंक्वायरी करे जैसे जवानों के लिए करते हैं। उसी में आप देखें कि अगर गलती उसकी वाइफ की है और वो उसके साथ भी नहीं रहना चाहती, यूनिट में कई फैमिली कहती है कि भाई मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी लेकिन वहां रहूंगी, वो भी जायज है, आपको वहां रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी ऐसी भी है कि मैं यूनिट में भी नहीं रहूंगी, इसके माँ बाप के पास भी नहीं रहूंगी, मैं तो अपने माँ बाप के या कहीं और रहूंगी। तो उस स्थिति में सीओ साहब अपनी पावर का इस्तेमाल करके कह सकता है कि आपको मेंटेनेंस कोर्ट ही देगा, आप कोर्ट में जाओ। अगर ऐसा केस होता है तो सीओ की गलती है। लेकिन अगर वाइफ रहना चाहती है, आपके साथ में रहना चाह रही है, आपके माँ बापों की, क्योंकि बालिग हो गए उसके बाद में माँ बाप की हमारी जो इंसानियत के नाते या हमारे जो कंबाइन परिवार है उनके नाते, मिडिल फैमिली के नाते हमारे माँ बाप की सेवा इनका धर्म है। लेकिन वो कानून के तहत नहीं है। वो अगर आपके साथ रहना चाह रही है तो आपको रखना पड़ेगा। आप साथ नहीं रख सकते हो तो उसको एक, मैं बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा या इस तरह कुछ और कर बैठूंगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आप गलती से आपने कुछ कर लिया, तो सारा का हकदार वो फैमिली बनती है। आपके पीटीओ के तहत या आपकी शादी हो चुकी है, उसके पास एविडेंस है, तो सारा कुछ प्रॉपर्टी, आपकी पेंशन, आपका मिलने वाला पैसा, यहाँ तक कि आपकी पैतृक संपत्ति की मालिक भी वो बन बैठेगी। तो इस तरह का गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। दूसरी बात है कि आप, मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा, आपको उसे सिर्फ मात्र 10-12 हज़ार रुपए देने हैं, तो टेंशन क्यों पाल रहे हो। मैं बहुत से लोगों को गाइड करके घंटे 2 घंटे वकीलों से सलाह लेकर यही कहता हूँ कि भाई आपकी सैलरी में से 10-12 हज़ार, अगर बच्चे हैं तो क्यों, हो सकता है आज आपका मनमुटाव है, किसी भी स्थिति में आके साल 2 साल 5 साल में आपका हो जाए, तो आपका जो बच्चा है, तो बच्चे हैं तो बच्चे के हिसाब उसको अगर 10-12-20-22 हज़ार रुपये मिल रहा है तो आपके बच्चे के पास जा रहा है। आज आप 5 साल बाद अगर आप मियाँ बीवी राजी होते हो तो उस बच्चे की क्या गलती थी जो आपकी गलतियों की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक से खा नहीं पाएगा। तो ये आप अपना ही दिमाग मत लगाओ कि भाई मैं तो परेशान हूँ, सारी सीओ की गलती, तो सीओ की भी नहीं होती है, इसमें अपना दिमाग भी लगाना है। हो सकता है कोर्ट ने क्यों 7 साल का समय दे रखा है, हो सकता है 7 साल से पहले आपका दोबारा प्यार मोहब्बत हो जाए। ये शादी का रिश्ते होते हैं, पता नहीं कब तक झगड़े हुए। जैसे अभी हमारे राजस्थान का एक केस आया था कि सब कितना 45 साल बाद में वो सिर्फ वो इसलिए नहीं गया कि वो बोला कि मेरे को खुद लेने आ, वो बोला तू आ। इसी केस में उन्होंने 45 साल अलग निकाल दिया, फिर बुढ़ापे में आकर उनके बच्चे माँ बाप के बिना तरसते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी नाना नानी के, और 45 साल बाद में वो मिले हैं कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये जो आपका समय बीत रहा, आपकी जिंदगी बीत रही, बहुत से लोग कि भाई मेरी ये ठीक नहीं है, क्या आपको लगता है कि दूसरी आएगी वो 100% ठीक ही है, या तीसरी आएगी वो ठीक ही है। तो जिंदगी की जो पटड़ियां है ना, रेल की पटड़ियां मिलती नहीं है, लेकिन ट्रेन तभी चलेगी जब दोनों पटड़ी, एक पटड़ी पर नहीं चलती। हालांकि अभी जापान पता नहीं एक पटड़ी पे भी चलाने वाली बना रहा है, हवा में उड़ाने वाली बना रहा है, लेकिन हम जापान में नहीं, हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में जीना है तो आपको सब चीजों को हैंडल करना होगा। छोटी छोटी चीजों में इस तरह की जो जवान ने आज की, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे जवानों से भी कहना चाहता हूं, आप अब इस केस में सीओ साहब चाहेगा या इस वीडियो के जरिए ये पूरी उसने खुद की फेसबुक पे लाइव कर दिया तो अब सब जगह तक पहुंच गया होगा। नौकरी छोड़नी थी, अगर आपने इतना बड़ा कदम ही उठाना था, सर्विस पूरी हो गई थी तो घर जाकर बैठ जाते, साल 2 साल बाद में वापस आ जाते, या तो आपकी ऑटोमेटिक, आपको पता ही आजकल AW होते ही आपकी पेमेंट बंद हो जाती है। जब पेमेंट ही बंद होगी तो उसको कहां से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही बोलते ना नौबत यहां आ गई तो घर जाकर बैठ जाओ, आपकी पेमेंट बंद हो जाएगी, जब पेमेंट बंद हो जाएगी तो उसको भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी अगर लंबा तरीका करते हो, जैसे मैंने एक दिन बताया था कि मियाँ बीवी का झगड़ा, वो बोला मैंने समझाया भी था लेकिन नहीं माना, घर चला गया, पेमेंट बंद होगी 6 महीने साल भर में, फैमिली को भी अक्ल आ गई कि साहब बिना पैसे मेरा भी क्या गुजारा, और उसको खुद को भी अक्ल आ गई
फिर जब पहुंचे साल भर बाद में यूनिट में, तो यूनिट ने गेट में नहीं बढ़ने दिया कि अब तो नहीं बढ़ने देंगे भाई, नियम है, कोर्ट मार्शल होगा, सूखे कर जाओगे। अब वो तो शुक्र है कि हमारे इस तरह के, मैं ज़्यादातर मेरे को लोग यही बोलते हैं भाई एंटी अफसर है, अफसरों के लिए बोलता रहता है। भैया जो अच्छे अफसर है ना, चाहे उनकी संख्या 20% हो, चाहे 50% हो, चाहे 80, अच्छे अधिकारी आज भी रविंद्र फौजी को ही समझते हैं कि मैं मामले सुलझाने के लिए या जवानों की इस तरह कोई घटना होती है उसी के लिए बोलता हूँ, और अच्छे जवान के लिए बोलता हूँ, और अच्छे के लिए बोलता हूँ कि अगर हमें समय रहते इन घटनाओं को नहीं रोका तो एक दिन, बोलते ना, अगर स्प्रिंग को दबाते दबाते रहोगे एक दिन वो बम बनकर फटेगी। उसी के लिए हम इन चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। तो ऐसे अच्छे अधिकारी हमारे से जुड़े भी हुए हैं, और उस केस में जब वो साल भर बाद लेट पहुंचा तो वहाँ कुदरती ही उनके जो, हालांकि जो वो बदली हो गए थे, पुराने सीईओ थे, और उनका नंबर मेरे पास था, और दूसरी सीईओ कोई लेडीज़ थी। फिर मैंने उनको फ़ोन मिलाया तो बोले यार मैं तो वहाँ से आ चुका हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, आपने कह रखा था कि हमारी यूनिट की कोई भी घटना होता है एक बार उस मैडम का नंबर दो, है मैडम से आप बात करो। फिर उन्होंने उस सीईओ मैम से बात की, फिर मैंने भी उनको मैसेज किया, और उस बंदे को लिया गया कि ठीक है भाई, ये चले गए थे, इनका मनमुटाव था, आप 1 साल के अंदर जो इनका पनिशमेंट बनता है पनिशमेंट दो, और अब इनको नौकरी कराओ। अब ये दोनों रहना चाहते हैं, दोनों को अक्ल ठिकाने आ जाए। तो ये कब, पता नहीं कब कहाँ जाकर आपका मेल हो जाए। फिर कहता हूं कि इस तरह की घटना न दोहराई जाए, और बहुत से तो कुछ और ही कर बैठते हैं। फिर कह रहा हूं कि अगर कुछ कर लिया तो सारी प्रॉपर्टी का हकदार आपकी वाइफ रहेगी। अगर आप सोचते हो कि वो गलत है तो फिर वो मुझे करेगी। बहुत से केसों में हमारे जवान भी कहीं दूसरी के चक्कर में, या कोई दूसरी शादी कर लूंगा, ये पसंद नहीं है, जबरदस्ती कर दी। भैया आप शादी से पहले बोल दो, नहीं करना है तो स्पष्ट कि मैं नहीं करूंगा। घर वालों के दबाव में या पैसे के लालच में, दहेज के लालच में कर लिया, फिर वो पसंद नहीं है, दूसरी जगह जा रहे हो, और फिर जब वो मांगते हैं मेंटेनेंस वो भी नहीं दे रहे हो, तो ये आपकी भी गलती है। मैंने ये चैनल बनाया था तब से, या मेरे जो विचार रहे हैं गलत है तो गलत है, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरे पिता, चाहे मेरा परिवार, कोई भी हो, गलत है तो गलत के लिए गलत ही बोलता हूँ। अगर सही है तो उसके लिए सही बोलता हूँ। तो मेरा, हालांकि 95% में जवानों का पक्ष लेता हूँ, 5% है जो ईमानदार अफसरों का, लेकिन जब बात गलत और सही की आ जाती है तो मैं 100% सच्चाई के साथ रहता हूँ। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि गलती से किसी से गलती हो रही है, तो उसकी गलती सुधारने के लिए हमें उसका पक्ष भी लेना पड़ता है, कुछ चीज़ें छिपानी भी पड़ती है, जैसे इस वीडियो में मैंने छिपाई है। और इस वीडियो के जरिए मैं उनकी यूनिट के सीईओ साहब को, अर्जुनेंट साहब को, और बाकी जवानों को भी कहना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा हादसा है, इसको बड़ा इश्यू नहीं बनाकर कि भाई अब इसने हंगामा कर दिया और अब तो जिसको ये कर देंगे, वो नहीं करें। हादसा बड़ा हो सकता था लेकिन टल गया। अब आप उसको किसी भी तरह उसकी काउंसलिंग करके, सर्विस हो गई तो जल्दी से जल्दी इसको रिटायर्ड भेज दें। ऐसा नहीं करें कि भाई अब तो हम इसका कोर्ट मार्शल ही करेंगे। अगर उसको और उग्र किया गया या उसका दिमाग और सटका, कल ना कोई और दुर्घटना होगी तो उसके जिम्मेवार फिर, जैसे वो वीडियो में भी बता रहा था, जवानों को खुद कह रहा था कि भाई तू क्यों पंगा ले रहा है। और ये जवान से तो मैं कहूँगा, जैसे वो एक ड्राइवर साहब पीछे पीछे आ रहे थे कि अरे भाई सरकारी गाड़ी थी, उसने ठीक है तोड़ दिया था, आपका काम था रिपोर्ट दे देना। अगर ऐसे में वो कुछ हादसा हो जाता, जबरदस्ती हो जाती, लग जाती किसी के, या एक बॉडीगार्ड बन रहा था सीईओ का कि इससे आगे मत आना, अगर वही उसके पास हथियार वगैरह होता या जो भी था उसके मार देता तो क्या हालत होती। ऐसे में आपका जो पीछे पर्दे के अंदर बैठा है ना वो अधिकारी, इन घटनाओं में डेड बॉडी का भी कोर्ट मार्शल होता है और कुछ नहीं मिलेगा आपको और आपके परिवार को। हाँ, आपकी जिम्मेवारी है कि आप जिस अधिकारी का ड्यूटी निभा रहे हैं तो उससे ऐसे बंदे कि वो हमारा ही बंदा है, कोई आतंकवादी तो है नहीं, माइंडली तौर पर डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब होकर उसने जो ये काम किया है उसको प्यार से हैंडल करो। प्यार से हैंडल करोगे वो जवान, जैसे बाद में लास्ट में किसी ने भी उससे प्यार से किया होगा, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी तो भी बताएंगे। प्यार से हैंडल करो। गुस्से से गुस्सा अगर टकराया और गुस्से में कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार फिर आप होगे। वो तो गुस्से में है ही, वो तो उसका आपा खोए रखा है, मैं खुद कह रहा हूँ कि वो तो है, लेकिन जो आप तो होश में ड्यूटी कर रहे हो, आपको उसी हिसाब से टैकल करना चाहिए था। हालांकि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ, छोटी मोटी जो टूट फूट है वो कोई बड़े इश्यू नहीं है। उन चीज़ों को इग्नोर करके अब जवान की आगे की समस्या को हल करें, नहीं तो इनको पेंशन भेजें और जाकर अपना सिविल में मामला देखें, सेना में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और भी किसी का मैं, जैसे मैं नंबर दे चुका हूँ, एक बार फिर दे रहा हूँ, 82 90 35 45 13।
ये मेरा व्हाट्सअप कॉलिंग सब कुछ है, आप समस्या मेरे तक भेज सकते हैं। अगर मैं नहीं उठाता हूँ वर्कलोड की वजह से तो आप व्हाट्सअप कॉल करके छोड़ दे, व्हाट्सअप में अपनी कहानी। इस तरह नहीं, बहुत से लोग लिखते हैं हाय सर आपने हाय का जवाब नहीं दिया, जय हिंद सर आपने जय हिंद का जवाब नहीं दिया, सर मैं आपसे कॉल कर लूँ क्या? अरे भाई कर लो आप, एक बार दो बार। कुछ माँ से लिखते हैं मेरे से बात करना, जरूरत है आपकी और बात मैं करूँगा, जबकि मेरे पास समय नहीं है। मेरे से आज इस चैनल के जरिए भी 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचते होंगे कि दिन भर खाना खाता हूँ तब भी मेरे को कॉल अटेंड करनी पड़ती है। रात को 12 बजे से पहले कभी सोता नहीं हूँ। और सुबह लोग कई बार तो फौजी आदमी, आपको पता है, सुबह 5 बजे उठते ही गुड मॉर्निंग या कॉल खड़का देते हैं। और इन सब के लिए मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है या मेरे पास कोई टीम नहीं बैठी है। आप सबको पता है टीम नहीं बैठने का कारण वही है कि हमारे पास, मैं भी आप ही की तरह सामान्य जवान हूँ और सामान्य जवान कितना कर सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। मैं मेरे काम के प्रति मतलब खुश हूँ कि मैं जो आज कर रहा हूँ, मेरा नाम पूरे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स सब जगह देश के कोने कोने में है कि मैं रविंद्र फौजी जवानों के लिए कुछ कर रहा है। और अच्छे अधिकारी हमारे से जुड़ते जा रहे हैं और भगवान ने चाहा अगर हमारा चैनल बढ़ता गया तो एक दिन आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ करेगा, अगर जिंदगी रही तो, और नहीं रही तो फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। फिर कहता हूँ आपका चैनल है, बढ़ाओ चैनल को आप। मुझे पता है फोर्स में बहुत सी जगह कि भाई रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना, ये नहीं करना, आपके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, लेकिन आप चाहो तो सिविल में जाके अपने भाई को, दोस्तों को, मैं अकेला तब इतना कर सकता हूँ, लेकिन हर आदमी जुड़ा हुआ जो करे ना कि हाँ भाई मैं तो 100 बंदों को जरूर जोड़ूंगा इस छुट्टी में, दोस्तों को जोड़ूंगा। बहुत से लोग तो सर मैं तो 100 रुपया भी दूंगा तो मेरा सीओ देख लेगा, अपने दोस्त के जरिए, भाई के जरिए, वाइफ के अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से भेजना चाहे तो आर्थिक मदद भी भेज सकता है, जुड़ भी सकता है। और नहीं करना, सिर्फ कॉमेंट से लिखना। जैसे एक माँ से लिखते रहते हैं कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपको इतने पैसे भेज रहा हूँ, इतने, लेकिन मुझे भी पता है वो माँ से चमचा है जो 1 रुपये भी नहीं भेजता है, लोगों को सिर्फ भड़काने के लिए उसने एक दिन लिख दिया 50,000 भेज रहा हूँ। मुझे पता है मेरे से जुड़े हुए जवानों की हालत क्या है। 100 या 500 भेजने में भी 5 वर्ष सोचते हैं और सब सामान्य परिवार से हैं, ये भी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यू कुछ साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो हमें कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से आपका भाई सिक्कर लोकसभा चुनाव में भी फाइट कर पाया और इसी वजह से आज तक बड़े बड़े लोगों से टकराने का मादा रख रहा हूँ। नहीं तो एक सामान्य जवान पता नहीं आज कहाँ होता, इस गुमनाम दुनिया में गुम ही हो जाता, जैसे बहुत से लोग हो चुके हैं। लेकिन ये आपकी जुड़ने की ताकत और आपकी सपोर्ट की ताकत से मैं लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो शेयर करें और इस तरह का आपा होकर कोई काम न करें। एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लें ताकि हम आपको सही सलाह दे सके। मैं मेरे अलावा मेरे को लगता है कि मेरे बस के भी बाहर है तो फिर मेरे से जुड़ी हुई जो वकीलों की टीम है उनसे भी सलाह लेते हैं। बहुत से हमारे को वकील जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सलाह देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि हमें उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। नहीं तो हमारे फ्री वाले जो कुछ जवान हैं, कुछ जेसीओ हैं, कई अफसर भी हैं जो जुड़े हुए हैं जो सलाह देते हैं, लेकिन वो सलाह इसलिए देते हैं कि मेरे से लोग जुड़े हुए हैं और हम चाहें तो उनसे भी लोगों को जोड़ें और ये चीज़ें चलती रहें। तभी हम कहते हैं कि भाई तन मन धन से सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।